हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 2 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे के क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को, जहां पे आप लोगों को यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सिलेबस को कंप्लीट करवाया जाना है। और रात के 8 बजे कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 और यूपी पीजीटी के सिलेबस को, जहां पे आप लोगों को सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी सीरीज करवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग आपका क्लास 11 का चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट कर रहे हैं। जो एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है वो सारे टॉपिक प्लस उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा मटेरियल को कवर करवाया जा रहा है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल के माध्यम से ज़रूर जुड़िए, दोनों क्लासेस को अटेंड कीजिए। साथ ही साथ वैसे स्टूडेंट जो पेड ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं, तो पेड ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके नोट्स को परचेस कर सकते हैं, जहां पे आपको मिनिमम फीस में आपके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे बात की जाए झारखंड माध्यमिक आचार्य के लिए, तो इसके लिए आपको पेपर 1 जो आपका जीके जीएस का पोर्शन है उसके स्टडी मटेरियल दिए जाएंगे, प्लस आपको पेपर 2 सोशियोलॉजी का भी मटेरियल दिया जाएगा। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो कंप्लीट मटेरियल रहेगा, जो सिलेबस में मेंशन है वो भी रहेगा। उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ना होगा वो भी आपको दिया जाएगा, प्लस एक्स्ट्रा मटेरियल भी दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मटेरियल इसलिए कि आप सिर्फ सोच के चले जाइएगा कि हमको जो सिलेबस दिया गया है और उसी के आधार पे ही क्वेश्चन आ जाएगा, तो वैसा नहीं है। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज का भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप झारखंड का बात की जाए तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं, चाहे वो लेडी सुपरवाइजर हो, झारखंड सहायक आचार्य का हो, उसका जो सोशियोलॉजी का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर होना पड़ेगा। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आपको क्वेश्चन को राइट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। और मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मेरी जो लैंग्वेज हो वो इजी भाषा में हो, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। देखिए, मैं चाहूँ तो क्लास को 1 घंटा 2 घंटा तो खींच सकती हूँ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। आपको मेन क्या है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, और उससे रिलेटेड जो कंप्लीट डाटा है स्टडी मटेरियल वो आपको नोट्स के माध्यम से प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, हम लोग पढ़ रहे थे नव मार्क्सवाद, ठीक है। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? नव मार्क्सवाद को पढ़ रहे थे। तो जो भी स्टूडेंट पेड ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं उन लोग एक बार अपना नोट्स को ज़रूर निकाल लीजिए। ऐसे मैं आप लोगों को बोलती नहीं हूँ वीडियो में कि आप लोग अपना नोट्स को निकाल के उसके साथ पढ़िए, लेकिन आज के क्लास में इसलिए बोल रही हूँ कि ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को ऐसे सुनने में हो सकता है मतलब इसके कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो, लेकिन जब आप नोट्स के साथ मिलाते मिलाते इसको पढ़िएगा तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हमारा यूनिट नंबर 10 चल रहा था, ठीक है। कौन सा यूनिट चल रहा था? यूनिट 10 था, जिसके अंतर्गत नव मार्क्सवाद में हम लोग पढ़े थे। इसके पहले के क्लास में हम लोग लुईस अल्थुजर को देखे थे। आज देखेंगे जर्गन हेबरमास को, ठीक है। किनको देखेंगे? यूनिट 10 में हमारा आज के जो थिंकर है वो है जर्गन हेबरमास। कौन है? जर्गन हेबरमास। इनकी थ्योरी को देखें तो इनका जो सिद्धांत था वो किस पर आधारित था? आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित था। किस पर आधारित था? आलोचनात्मक चिंतन पर आधारित था। तो देखिए, जैसा कि मैं हर एक क्लास में करती हूँ, जो भी थिंकर रहते हैं तो उनकी थ्योरी में जो डायरेक्ट जाने से पहले उनकी हम लोग थोड़ी बायोग्राफी देख लेते हैं। इससे क्या होता है कि चीज़ों को हम लोग को समझने में आसानी होती है। जैसे उनका जन्म कहाँ हुआ, किस देश के वे निवासी थे, उन्होंने कौन कौन से बुक्स की रचना की, क्योंकि जो सिद्धांत होता है ना वो बुक में ही अपना सिद्धांत को वो देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग को पता चल जाता है कि इंपॉर्टेंट बुक कौन कौन सा है। तो जर्गन हेबरमास का जन्म 18 जून 1929 जर्मनी को हुआ था,
ठीक है। और वो कौन थे, तो वो फ्रैंकफर्ट जो संस्थान थे उनसे जुड़े हुए थे, 1956 से जुड़े थे। फ्रैंकफर्ट संस्थान में जो एडानो थे उनके सहायक के रूप में उन्होंने कार्य किया था। और बात की जाए इनके इम्पॉर्टेंट बुक्स की, तो इनका इम्पॉर्टेंट बुक्स कौन कौन से हैं हम लोग उसको देखते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले बात की जाए तो 1962 में इनका था स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, जहाँ पे पब्लिक स्फीयर ये इनका जो सिद्धांत था। पब्लिक स्फीयर में मतलब का हो गया आपका, पब्लिक मतलब हो गया जो निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, ठीक है, उनका सार्वजनिक क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो जगह को, उस जगह के बारे में बात की गई है, ठीक है। सार्वजनिक क्षेत्र, आपका पब्लिक मतलब जो आम जनताओं के लिए जो सार्वजनिक क्षेत्र बनाया जाता है उसके बारे में है। फिर नेक्स्ट है थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी सिद्धांत एवं व्यवहार। नेक्स्ट है नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट, 1968 में आया था, जहाँ पे उन्होंने अपने ज्ञान की जो आवश्यकता का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किए थे। नेक्स्ट इनकी बुक है लेगिटिमेशंस क्राइसिस, 1976 में। 1976 में एक और इनकी पुस्तक आई थी कम्युनिकेशन एंड द इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इनकी बुक है द फिलोसफिकल डिस्कवर ऑफ मॉडर्निटी। नेक्स्ट है मॉरल कॉन्शियस एंड कम्युनिकेटिव एक्शन। नेक्स्ट है पोस्ट मेटाफिजिकल थिंकिंग। उसके बाद 1967 में इनकी बुक आई थी ऑन द लॉजिक ऑफ द सोशल साइंसेस। नेक्स्ट 1968 में आई थी टुवर्ड ए रेशनल सोसाइटी। 1968 में एक और इनकी बुक आई थी टेक्नोलॉजी एंड साइंस एज आइडियोलॉजी। 97 में ऑन द प्रैग्मेटिक्स ऑफ सोशल इंटरेक्शन। 1968 में फिर उसको 98 में उन्होंने अपना पुनः मतलब उस बुक का फिर से उन्होंने लिखा था, उस बुक का नाम था द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। नेक्स्ट है फिलोसफिकल पॉलिटिकल प्रोफाइल्स, 1983 में। द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, 1985 में। और द न्यू ऑब्सक्यूरिटी ऑफ सिक्योरिटी द क्राइसिस ऑफ द वेलफेयर स्टेट, 1986 में। इनके अगर थ्योरी के बारे में बताएं कौन कौन सा इनका जो सिद्धांत है वो इम्पॉर्टेंट है जिससे हम लोगों को रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी थ्योरी की बात की जाए तो सबसे पहला जो इनका थ्योरी है वो है पब्लिक स्फीयर का। क्या है? पब्लिक स्फीयर, ठीक है। ये कौन थे? तो नव मार्क्सवादी विचारक थे। मार्क्सवाद के विचारों को वे आगे बढ़ाने का काम किए थे। जो कार्ल मार्क्स के विचार थे उनको वो 100% तो वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उनको विचारों को वो और आगे बढ़ाने का काम अपने इसमें करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनका जो थ्योरी है वो है विधि सम्मत संकट, ठीक है। क्या है? विधि सम्मत संकट, जिसको कि एक और नाम है वैधिकरण की संकट अवस्था। वैधिकरण की संकट अवस्था, वैधिकरण की संकट अवस्था, ठीक है। नेक्स्ट इनकी थ्योरी है संरचनात्मक संप्रेषणात्मक क्रिया सिद्धांत। संरचनात्मक संप्रेषणात्मक क्रिया सिद्धांत, ठीक है। ये इनकी थ्योरी है। तो एक एक करके हम लोग इनको देखते हैं, इनका क्या क्या कॉन्सेप्ट था उसे समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये किसकी बात करते हैं? पब्लिक स्फीयर की, ठीक है। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं उनकी बात करते हैं। आखिर ये सार्वजनिक क्षेत्र है क्या? तो वे बोलते हैं हेबरमास का मानना था कि पूंजीवाद की वजह से सार्वजनिक क्षेत्र, जो सार्वजनिक स्थान है, उनको खतरा हो गया।
जैसे देखिए, आप पुराने ज़माने का बात कीजिए तो वहाँ पे कोई भी अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होता था तो वो सार्वजनिक जो क्षेत्र होता था, जैसे आप पंचायत को ले लीजिए कि जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे एक स्थान पर बैठते थे, गांव की समस्याओं को सॉल्व करते थे। तो अब क्या हो गया है कि कानून के आने के कारण, ठीक है, कानून के आने के कारण इस प्रकार का जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो नष्ट हो जा रहा है, वो टूटता जा रहा है, ठीक है। तो क्योंकि देखिए सार्वजनिक क्षेत्र में ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोग अपनी समस्याओं को ही हल करने के लिए आते हैं, ये एक प्रकार का क्या था, हमारा रीति था, हमारा रीति रिवाज था, जहाँ पे लोगों को आचरण का भी सीख मिलता था, समाजीकरण का भी सीख मिलता था, ठीक है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये परंपरा आगे बढ़ती थी, लोगों को पता, बच्चे को पता चलता था कि क्या होता है वहाँ पे। लेकिन ये कानून व्यवस्था, ये सभी चीज़ें आने के कारण क्या हो रहा है कि पब्लिक स्फीयर को हानि पहुँच रही है। जैसे कोई सार्वजनिक क्षेत्र में कोई पूजा हो गया तो वहाँ पे लोग क्या करते थे, आपस में इंटरेक्शन करते थे, एक दूसरे के साथ संवाद करते थे, सुख दुख के बारे में जानते थे। तो ये सभी चीज़ें होती थी जो कि क्या हो जा रही है, विधि के आने के कारण, कानून के आने के कारण नष्ट हो जा रही है। फिर इन्होंने ज्ञान की 3 अवस्थाओं के बारे में बताया था। कितनी अवस्था है ज्ञान की, वे 3 अवस्था के बारे में बात करते हैं। वो ज्ञान की 3 अवस्था क्या क्या है, तो ज्ञान, हित और साधन। क्या है, ज्ञान, हित और साधन, इसकी बात करते हैं कौन, जर्गन हेबरमास, जिसमें ज्ञान के बारे में बोलते हैं कि ज्ञान कैसा होता है, तो आनुभाविक होता है, ठीक है। मतलब हम अपने अनुभव के आधार पर चीज़ों को सीखते हैं। जैसे अगर आप कोई गलत काम भी कर रहे हैं तो आप अपने अनुभव के आधार पर उस गलत काम को फुल ठीक करने का कोशिश। गलत काम का मतलब कैसा हो गया कि मान लीजिए आप कोई कंपटीशन एग्जाम का तैयारी ही कर रहे हैं, आपने एग्ज़ाम दिया, आप देखें कि आपका लेवल कैसा है, आपकी तैयारी कैसे है, आपका प्रैक्टिस कैसा है, आपका अगर रिजल्ट नहीं आता तो ये चीज़ तो आपके अंतर्गत होगी कि वो मेरा इस क्षेत्र में, इस जगह पे मेरी मेहनत कम थी, मेरी पढ़ाई कम थी, जिसके कारण मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। तो उसको फिर आप सुधार करने का कोशिश करते हैं। तो ये क्या करता है, मनुष्य को अनुभविक प्रदान करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उन्होंने ऐतिहासिक के बारे में बात की कि इतिहास के माध्यम से, इतिहास में जो घटनाएं घटित होती हैं, जो हमारा समाज है, उसके माध्यम से भी हम ज्ञान को हासिल करते हैं, सीखते हैं, चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। फिर अब विवेचनात्मक, ठीक है, जो भी हमें जानकारी मिलती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सोच विचार करके और अपनी बुद्धि बल का प्रयोग करके उन चीज़ों को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। हित के बारे में बात की जाए, तीनों तकनीकी हित के बारे में बात की है। कैसे, तो तकनीकी हित के बारे में, तकनीकी के माध्यम से हमारा जो हित हो उसके संदर्भ में। व्यवहारिक हित की बात करते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट उद्धारक की बात करते हैं। हित का काम क्या है, कोई भी अगर आपका समस्या हो तो उसका उद्धार करने का काम है, उद्धारक का हो गया। साधन में क्रियाकलाप हो गया। फिर भाषा हो गया और प्रतिकार हो गया। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि आपके अंतर्गत कोई अगर समस्या आती है तो आपको उसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाता है, क्रियाकलाप के माध्यम से आप कोई कार्य करके उस समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। भाषा हो गया कि जैसे संवाद हो गया, छोटे बच्चे को आप कोई चीज़ सिखा रहे हैं तो संवाद के माध्यम से बोला जाता है ना कि जब उसको प्रारंभिक शिक्षा दी जाएगी तो उसके मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। अगर आप दूसरे के साथ बातचीत करेंगे तो हो सकता है कि अगर आपके कोई मनमुटाव हो, कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व हो जाए। परिवार में होता भी है, मान लीजिए किसी सदस्य के बारे में आपको कोई गलत मतलब इन्फॉर्मेशन हो गया कि वो मेरे बारे में ऐसा गलत बात कर रहा है, तो वो आप भी गुस्सा रहिएगा, वो भी गुस्सा रहेगा। लेकिन अगर एक जगह पर बैठ कर भाषा संप्रेषण करके, बातचीत करके अगर चीज़ों को आप सॉल्व करते तो वो चीज़ें ज़्यादा सॉल्व होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर प्रतिकार के माध्यम से कि आप चीज़ों को कैसे सुलझा सकते हैं, कैसे आपके अंतर्गत वो क्षमता है, तो इसके माध्यम से। यानी कि इन्होंने ज्ञान की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, तो 3 अवस्थाएं बताई हैं। फिर ये
प्रत्यक्षवाद, प्रकारवाद, सामंतवाद, पूंजीवाद विज्ञान एवं तकनीकी का विरोध करते हैं। वे बोलते हैं कि सामाजिक दुनिया को समझने की हमारी क्षमताओं को सीमित कर दिया। ये जो प्रत्यक्षवाद है, सामाजिक जो मतलब नया क्रिएटिविटी ये नहीं चाह रहा है कि नई चीज़ें हो, नई चीज़ें आने के बाद ये प्रत्यक्षवाद नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या चाहता है कि स्थिति जैसी है वैसे ही बनी रहे, तो इसलिए वो प्रत्यक्षवाद का विरोध करते हैं। फिर जर्गन हेबरमास लाइफ वर्ल्ड की बात करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनका 4th नंबर आप थ्योरी में लिख लीजिए, इनका क्या है, लाइफ वर्ल्ड, ठीक है। जीवन जगत, जीवन जगत का सिद्धांत, ये कीवर्ड है, अगर आता है तो आपको कुछ नहीं सोचना है, हेबरमास पे टिक लगा देना है, ठीक है। इसके अंतर्गत इन्होंने इसके 3 पार्ट्स बताए हैं। कौन कौन सा है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। हेबरमास ने वर्तमान व्यवस्था में 4 प्रकार के संकट के बारे में बात की है कि देखिए ये कैसे थे, तो ये नव मार्क्सवादी विचारक थे। कार्ल मार्क्स के जो विचार थे, कार्ल मार्क्स ने जैसे बताया था कि समाज के अंतर्गत क्रांति होगी, ठीक है, क्रांति होनी चाहिए, क्रांति होगा तभी परिवर्तन आएगा, ये चीज़ के बारे में, क्रांति आएगी तो क्या संकट भी हमें देखने को मिलेगा। तो हेबरमास बोलते हैं कि जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें 4 प्रकार के संकट है। वे 4 प्रकार के संकट कौन कौन से हैं, आर्थिक संकट, विवेकीकरण संकट जिसको कि राजनीतिक संकट भी बोला जाता है, अभिप्रेरणा संकट और वैधता संकट। तो इन्होंने जो अपना हेबरमास ने जो व्यवस्था का, वर्तमान व्यवस्था के संकटों के बारे में बात की, इसी के अंतर्गत उनका जो संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत था उसमें उन्होंने इसको डिटेल्स में बात किया। ये कार्ल मार्क्स की जो अभिव्यक्ति थी तार्किकशीलता, इसकी बात करते थे। मार्क्सवाद से ये पूर्णतः सहमत नहीं थे। जैसे मार्क्सवाद क्या क्रांति की बात करता है कि क्रांति सभी समाज में नहीं होगी, ऐसा उनका था, बल्कि वो बोलते हैं कि इसको चीज़ों को स्थापित करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जो चीज़ें खराब हो गई चीज़ों उनको पुनः हमें स्थापित करना पड़ेगा। मैक्स वेबर की युक्ति संगतता तथा फ्राइड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को यथासंभव में जैसे उन्होंने प्रयोग किया था उस प्रकार से इन्होंने भी प्रयोग करने का प्रयास किया। भाषा विज्ञान के व्याकरणीय नियमों की तरह समाज को प्रस्तुत किया है कि जैसे भाषा विज्ञान में व्याकरण के नियम का होना जरूरी है, ठीक है, उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत भी नियम होने चाहिए। सोसाइटी में अगर नियम रूल रेगुलेशन होगा तो वो सोसाइटी सुचारू रूप से चलेगा, ऐसा इन्होंने बात किया। फिर नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी है वो है विधि सम्मत संकट या वैधीकरण की संकटावस्था। ये इन्होंने अपनी किस पुस्तक, तो लेजिटिमेशन क्राइसिस 1976 में इसके संदर्भ में बात किया था, इसी पुस्तक में। इसमें वे बोलते हैं वैधीकरण का संकट की अवधारणा में जो यूरोप और अमेरिका का समाज था वहाँ पे उन्होंने इसका अध्ययन किया और अपनी पुस्तक लेजिटिमेशन क्राइसिस में हेबरमास ने इस सिद्धांत को प्रस्तावित किया, प्रतिपादित किया। अब विधि सम्मत क्या है, तो प्रशासनिक कार्यों, संस्थाओं एवं नेतृत्व में विश्वास में गिरावट को दर्शाता है। और जो प्रशासनिक कार्य में है, ठीक है, जो संस्था है उसमें अगर गिरावट आ रही है तो किस कारण से आ रही है, तो राज्य को आर्थिक गतिविधियों में हस्तक्षेप प्रारंभ हो गया है। जो राज्य है वो राज्य को बोला गया था कि आप आर्थिक क्षेत्र जो आर्थिक गतिविधियाँ उसमें आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन वो हो गया है। जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, ठीक है, मैंने जैसे बताया कि पहले लोग एक जगह पे बैठ के पंचायत बैठाते थे, वहाँ पे अब कानून आ गया है तो सार्वजनिक क्षेत्र का पतन हो गया है। विज्ञान एवं तकनीकी का बढ़ता प्रकोप, विज्ञान और तकनीकी के बढ़ते प्रयोग के कारण भी हमारे अंतर्गत ये विधि सम्मत संकट देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि विज्ञान एवं तकनीकी जो प्रयोग हो रही है इससे जो मनुष्य के अंदर तार्किक विचारधारा है उसमें कमी देखने को मिल रही है। कैसे कमी देखने को मिल रही है कि तकनीकी क्या कर रहा है, लोगों को फांसी पे लाके खड़ा कर दे रहा है, इससे तार्किक का स्थान ले रहा है। हेबरमास बोलते हैं कि इससे क्या हो रहा है कि मनुष्य के अंतर्गत मतलब सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं कि पहले जब आपके पापा लोग के टाइम में, दादाजी जी लोग के टाइम में उनको जो चीज़ें याद थी वो अभी भी उनको याद है, ठीक है। आप अभी भी उनसे पूछिएगा तो वो ग्रामर का सारा रूल, आपको मैथ का फॉर्मूला, मैथ जो बनाते थे, इतिहास के बारे में सभी चीज़ें आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन अभी का जो जनरेशन है
कंप्यूटर के आने के कारण, कैलकुलेटर के आने के कारण उसको कोई भी चीज़ें याद नहीं रह रही है। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तुरंत गूगल में सर्च करो, ठीक है। टेबल याद नहीं हो रहा है, पहले सबको कितना कितना तक टेबल याद रहता था, अब टेबल याद नहीं हो रहा, तुरंत तो कॉपी लेके पेन लेकर गूगल से मल्टीप्लाई कर दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, मतलब एक नॉर्मल जो आपको ईजी, आप किसी दुकान में जाइएगा, अगर मान लीजिए 5 सामान ही खरीदे और 5 सामान का आपको दाम बोल दिया तो तुरंत मोबाइल लेके उसको प्लस करना स्टार्ट कर देंगे। आपके अंतर्गत ये तार्किक क्षमता ही कम हो गई कि आप सोचे, चीज़ों को सोचे। बच्चे भी वैसे ही होते जा रहे हैं कि तुरंत उसका आंसर दे। तो ये सब विज्ञान और तकनीकी का भी बहुत ज़्यादा प्रकोप हमारे अंतर्गत देखने को मिल रहा है। लेकिन जानते हैं जो जैसे चाइना ये सब देश है, उसमें छोटे बच्चों के हाथ में लेके मोबाइल नहीं दिया जाता है। चाइना जापान में आपको अमेरिका में ये सब में नहीं देखने को मिलेगा, उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो लोग जान चुके हैं कि मोबाइल का अगर ये लोग यूज़ कर लेंगे तो उनके अंतर्गत तार्किक क्षमता ही कम हो जाएगी, वो चीज़ों को याद करना सीखना ही भूल जाएंगे। देखिएगा एबस्कस लोगों को मैथ सिखाया जाता है, फिर उंगली में कैसे करके मैथ करना है, ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला, ये सब चीज़ें उसको ज़्यादा उन लोगों को इंटरेस्ट जगाया जाता है, मतलब क्रिएटिविटी के ऊपर में उन लोगों का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इनका जो 3rd नंबर है वो है संरचनात्मक संप्रेषणात्मक क्रिया का सिद्धांत। ये कार्ल मार्क्स का जो वंचित शोषण से मुक्ति के बारे में बोलते थे कि जो कार्ल मार्क्स ने 2 प्रकार के वर्गों के बारे में बात किया है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, ठीक है। तो उसमें बोल रहे थे कि शोषण से मुक्ति मिलेगा उसको, जो सर्वहारा वर्ग है उसको शोषण से मुक्ति मिलेगा। तो इसके अंतर्गत वो बोलते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र का पतन, पूंजीवाद व राज्य का बढ़ता हस्तक्षेप के कारण इस सिद्धांत के लिए इसको प्रेरित किया गया। यह अल्फ्रेड सुर्स के जो प्रघटना शास्त्र, यानी प्रघटना शास्त्र की वर्ड हो गया, और ये किसका है, अल्फ्रेड सुर्स का है। तो एक चीज़ आपको याद हो गया कि जीवन जगत पीटर विंच के मानव शास्त्रीय मॉडल के आधार पर है, ठीक है। जीवन जगत किसके आधार पर है, तो पीटर विंच का मानव शास्त्रीय मॉडल के आधार पर संचार व्यवस्था का वो अध्ययन पर आधारित है। इस सिद्धांत में संरचनात्मक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार उन्होंने बताए हैं, तो 4 प्रकार। कौन कौन सा हो जाएगा, पहला है उद्देश्य प्रयक या प्रयोजनार्थ क्रिया, जो कि मैक्स वेबर का तार्किक क्रिया से लिया जा रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि कर्ता द्वारा विभिन्न साधनों का उद्देश्यों को, अपना उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए वो जो विभिन्न साधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, आप यूट्यूब का प्रयोग कर रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, बुक खरीद रहे हैं, प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो ये चीज़ क्या है, आप अपने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है आदर्शक मानदंड निर्देशित करना। एक आदर्श मानदंड, हमारा हमेशा लक्ष्य निश्चित होना चाहिए कि हाँ हमको ये चीज़ को करना है, ठीक है, उसके बारे में। फिर अभिनय शास्त्रीय नाटकीय क्रिया, जो इरविंग गॉफमैन का था, इरविंग गॉफमैन का था नाट्य शास्त्र, ये भी कीवर्ड है, इसको भी याद। डर्मेटोलॉजी किसका है, इरविंग गॉफमैन का है, जिसमें क्या बोला जाता है कि हम क्या हैं, हम एक नाटककार के रूप में है कि हम अपना रोल अदा कर रहे हैं, ठीक है, कि हम अपना जैसे पत्नी का रोल हो गया, माँ का रोल हो गया, बहन का, तो ये क्या है, एक प्रकार का रोल हम अदा कर रहे हैं उसके सिद्धांत में। फिर है संरचनात्मक अभिव्यक्तिशील संप्रेषणात्मक क्रिया, जहाँ पे समान भाषा व प्रतीकों के प्रयोगकर्ताओं को एक सूत्र में बांधने वाली क्रिया होती है। यह आदर्श कथन समुदाय आइडियल स्पीच कम्युनिकेशन होता है, अर्थात बिना किसी अनुचित प्रभुत्व के सभी पक्षों का संवाद का समान अवसर प्राप्त हो, सबकी भाषाएं एक हो, समान हो, तो सबको समान अवसर प्राप्त होगा। इसके बारे में तर्क संगत उद्देश्यपूर्ण क्रिया और अभिव्यक्तिशील क्रिया में अंतर करते हुए वो वैधता दावों की प्रक्रिया में अभिव्यक्तिशील क्रिया की अवधारणा का प्रयोग करते हैं तथा उद्देश्यपूर्ण तार्किक क्रिया की अपेक्षा संप्रेषण क्रिया को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ये कार्ल मार्क्स के जो श्रम के स्थान पर संचार पर अधिक बल देते हैं, ठीक है। इस सिद्धांत में वो निम्न अवधारणाओं का भी प्रयोग किए थे, जैसे जीवन जगत लाइफ वर्ल्ड के बारे में, युक्ति संगतता एवं संचार, यानी तर्क के जरिए कैसे भी किसी कार्य को हम सही कर सकते हैं, ठीक है। तर्क करना पड़ेगा, क्यों ऐसा हुआ, कैसे हुआ, ठीक है। तो इसके लिए ही जो मिशेल फूको हैं वो बोलते हैं कि तर्क जो है ये पागलपन की अंतिम अवस्था है। ये कथन आ गया, अगर आपको ये कथन पूछ देगा कि किसका है तो यह मिशेल फूको का है।
फिर वो नेक्स्ट बात करते हैं संचार व्यवस्था में समाज। क्या है संचार व्यवस्था में समाज? तो समाज और कुछ नहीं बल्कि संरचनात्मक क्रिया ही क्या है, संचार को बनाती है। मार्क्स के अनुसार आर्थिक जो अधोसंरचना से सामाजिक अधिसंरचना बदल जाता है, वो हेबरमास कहते हैं कि अब ये संभव नहीं है। पूंजीवाद बहुत आगे आ चुका है और संचार क्रिया को ये बदल लिया है और समाज को भी क्या कर रहा है, ये बदल रहा है। समाज के अंतर्गत भी जो चीज़ें हैं वो बदलती हुई जा रही हैं। जो पहले आपको, जैसे मान लीजिए आप विवाह को ही ले लीजिए कि इसमें विवाह अगर तैयार करना पड़ता था, किसी को विवाह देना होता था तो घर के परिवार के सदस्य वर वधू को खोजते थे, रिश्ता लगाते थे, होता था। अब क्या हुआ है कि जैसे आपका मैट्रिमोनी साइट आ गया है तो वहाँ पे अपना प्रोफाइल दे दीजिए, मैं आपका मैरिज ब्यूरो आ गया है, सारा खर्चा वही ले लेंगे, घर में आपको किसी भी तरह का कोई झमेला नहीं, सिर्फ कैश दे दीजिए, वही लोग कर देंगे। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, हमारे जो सोसाइटी है उसमें परिवर्तन ला रहा है। इसके साथ ही हेबरमास ने 4 प्रकार के समाजों के बारे में बात की है। वे कौन कौन सा हो गया? आदिम समाज, परंपरागत समाज, पूंजीवादी समाज और उत्तर पूंजीवादी समाज। उसके बाद वे बोलते हैं कि संचार एवं परिवर्तन क्या है। तो मार्क्सवादी होते हुए भी वे परिवर्तन के लिए क्रांति या हिंसा की चर्चा नहीं करते। ये मार्क्सवादी हैं लेकिन ये क्रांति और हिंसा, क्रांति करना, हिंसा करना होगा तभी परिवर्तन आएगा, ऐसा वो बात नहीं करते हैं। बल्कि आदर्श कथन के अनुसार समुदाय के दिन प्रतिदिन में होने वाली जो उसकी संरचना क्रिया है उसमें अगर परिवर्तन होता है, श्रमिक वर्ग के अंतर्गत परिवर्तन होता है, श्रमिक वर्ग जो तो जिनको नहीं उतना पैसा मिल पाता, जो लेबर कास्ट को, उनको भी अगर अच्छा पैसा मिल जाए तो वो भी संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये सभी चीज़ों के बारे में वो बात करते हैं। तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास हेल्पफुल लगा होगा और जर्गन हेबरमास के कौन कौन से इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं ये सभी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। आप सभी का मेरे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।